बैक टू टुडेज वीडियो। दिस इज अनुपमा। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 11th की वीडियो लेके आई हूँ। हम लोग 11th का केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स चैप्टर कर रहे थे। लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे बनाई थी। आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स पढ़ेंगे और उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट द वीडियो। बिफोर we do that, make sure that you watch the video till the end, and if you like my effort then hit the like button. Also, if you haven't subscribed to the channel and you are new here, then please subscribe to the channel. I come up with videos of class 9, 10 science and 11, 12 chemistry. Now let us start the video. हमारा आज का टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन तो हाइब्रिडाइजेशन एक इंग्लिश वर्ड है, ये आप लोगों को पता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो आजकल सीड्स आ रहे हैं वो हाइब्रिड सीड्स आ रहे हैं। तो हाइब्रिड या हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग। ठीक है, तो जैसे एग्रीकल्चर में हम लोग सीड्स, हाइब्रिड सीड्स बनाते हैं, मतलब कि एक प्लांट के कुछ कैरेक्टर्स दूसरे प्लांट के कुछ कैरेक्टर्स मिला दिए, एक नया तरीके का सीड बना दिया, उसी को हम बोलते हैं हाइब्रिड सीड्स। यहाँ पर केमिस्ट्री में हम लोग ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग करेंगे। यस, तो यहाँ पे भी वही चीज़ होगी, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझते हैं उसके बारे में कि ये हाइब्रिडाइजेशन है क्या। उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिखूंगी जो आप अपनी कॉपी में उतारिएगा, और उसके बाद फिर हम लोग वन बाय वन हर टाइप के एग्जाम्पल्स को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हाइब्रिड का मतलब ही होता है इंटरमिक्सिंग। तो यहाँ पे हम किसकी इंटरमिक्सिंग करेंगे? ऑर्बिटल्स की। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन इट इज the intermixing of atomic क्या लिखा है? छी 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 intermixing of atomic orbitals, intermixing of atomic ऑर्बिटल्स। क्या किसी भी टाइप के ऑर्बिटल्स की हम इंटरमिक्सिंग कर देंगे? नहीं, ज़रूरी है कि जिस ऑर्बिटल्स की हम इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी आपस में सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और नियरली सेम, लगभग अगर सेम होगा तो भी काम हमारा चल जाएगा, और नियरली सेम एनर्जीज। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो बहुत सिंपल सा है, एटॉमिक ऑर्बिटल का हम लोग को इंटरमिक्सिंग करना है जिनकी एनर्जी सेम होगी और या फिर नियरली सेम होगी। ठीक है, सेकेंड पार्ट, इंटरमिक्सिंग में किस तरीके के ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं? इंटरमिक्सिंग में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर किसी ऑर्बिटल में हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है, हम उसका हाइब्रिडाइजेशन करा सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में हाफ फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड और वेकेंट ऑर्बिटल्स का हम इंटरमिक्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन इट कैन बी डन फॉर हाफ फिल्ड के लिए, ठीक है, वेकेंट के लिए और लोन पेयर्स के लिए। लोन पेयर्स मतलब कि कंप्लीटली फिल्ड के लिए। कंप्लीटली फिल्ड के लिए, कंप्लीटली फिल्ड के लिए। ठीक है, अब देखिए, अगर आप हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स लेंगे तो वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है भाई, ये सब जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं ये सब हम क्या कर रहे हैं? बॉन्डिंग करने के लिए तो कर रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग के लिए। तो अगर आप हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ले रहे हैं तो वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। एक एटम का हाफ फिल्ड दूसरे एटम का हाफ फिल्ड आपस में कंबाइन करेंगे और कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, अगर आपने वेकेंट लिया है तो वेकेंट ऑर्बिटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब कि इस एक एटम का एक ऑर्बिटल वेकेंट होगा और बगल वाले एटम के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आपस में वो लोग शेयरिंग कर लेंगे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, राइट। तो हाफ फिल्ड हो गया,
कोवेलेंट हो गया। आगे बात करते हैं कंप्लीटली फिल्ड। अगर कंप्लीटली फिल्ड हम लोगों ने ले लिया है, ठीक है, तो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स लोन पेयर्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स लोन पेयर्स की तरह काम करते हैं और लोन पेयर्स हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अभी हम लोगों ने बात किया कि लोन पेयर्स हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब कि अगर कोई आपने मॉलिक्यूल बनाया है उसमें हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन की वजह से जो ज्योमेट्री बन के आएगी उस मॉलिक्यूल की, वो ज्योमेट्री सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर के वजह से बन के आएगी। ठीक है, पाई बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन में या हाइब्रिडाइजेशन की वजह से जो ज्योमेट्री बन रही है उसमें कोई रोल नहीं होता, मतलब ये पाई बॉन्ड इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। इस बात को समझ लीजिए, हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा पाई बॉन्ड बनेगा या फिर लोन पेयर्स बनेंगे और इन्हीं दोनों की वजह से ज्योमेट्री बन रही होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पाई बॉन्ड हो तो होगा नहीं, मॉलिक्यूल में होगा, बट उसके वजह से हाइब्रिडाइजेशन या ज्योमेट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए बात करते हैं आगे। तो इसके आगे आप लिख सकते हैं कि ओनली sigma and lone pairs are involved in hybridization. Only these two are involved in hybridization. Pi bond has no relation with it. कोई मतलब ही नहीं है पाई बॉन्ड का इन सब चीज़ों से। आगे मान लीजिए कि किसी एटम के दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है कि एटम के ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइजेशन करते हैं और एक नए सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो ये जो नए सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, इन नए सेट ऑफ ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी, इनका शेप सेम होगा, ठीक है, इनका साइज सेम होगा, इनका हर एक चीज़ आपस में सेम होंगी। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन में एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करेंगे फॉर हाइब्रिडाइजेशन, उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जब मैं आपको इसके आगे एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स formed is always equal to the number of atomic orbitals taken initially. राइट, तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपने स्टार्टिंग में लिए थे आप उनका हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे और फिर आप नए सेट्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बनेंगे वो उतने ही बनेंगे। अगर आपने दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का आपस में हाइब्रिडाइजेशन कराया तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि इन सारे जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, इनकी एनर्जी, इनका शेप सब कुछ सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज सेम इन एनर्जी एंड इन शेप। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बन गए हैं, ये जब ज्योमेट्री का फॉर्मेशन करते हैं तो इनकी ज्योमेट्री इस तरीके से होती है, इस तरीके से ये अपने आप को ओरिएंटेशन कर लेते हैं जिससे कि रिपल्शन मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आपस में रेपेल करेंगे, तो इन इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन जिस भी सिचुएशन में मिनिमम होगा, रिपल्शन इज ऑलवेज हैज टू बी मिनिमम। सो जिस ज्योमेट्री में इन इलेक्ट्रॉन्स का, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन मिनिमम होगा, सबसे कम होगा, वही ज्योमेट्री बनेगी उस मॉलिक्यूल की, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। एनर्जी जितनी कम है, रिपल्शन जितनी कम है, ठीक है, उतना ज़्यादा स्टेबल आपका स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को मैं HO लिख दूँ। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अलाइन देमसेल्व्स
in space so that repulsion is minimum, sorry बार बार maximum बोल रही हूँ, repulsion is minimum, right, repulsion is minimum and corresponding जो भी इसके वजह से ज्योमेट्री बनेगी वो आपकी ज्योमेट्री हो जाएगी, सिमेट्री इज formed, corresponding geometry is formed. So this is all about hybridization. Please write this down. All right, so now you must have written all these points. So अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हाइब्रिडाइजेशन में बेसिकली होगा क्या कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, 2, 3, 4 आपस में एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं, इनका हाइब्रिडाइजेशन होता है और इनका हाइब्रिडाइजेशन होके उसके बाद फिर उतने ही जितने कंबाइन किए होंगे उतने ही हाइब्रिड नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तैयार हो जाते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने एक s का ऑर्बिटल ले लिया और एक p का ऑर्बिटल ले लिया, एक s का और एक p का, आपस में दोनों कंबाइन करेंगे और फिर दोबारा 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन के तैयार होंगे जिनकी एनर्जी एग्जैक्टली सेम होगी, ठीक है। तो Now, for example, let us say example, पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम। मान लीजिए कि हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है जिसमें कि एक S और एक P आपस में कंबाइन हो गया, ठीक है, ये है एक S ऑर्बिटल और ये है एक P ऑर्बिटल, ठीक है, ये दोनों आपस में कंबाइन हुए, इनका हाइब्रिडाइजेशन हुआ और नए सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स बन गए। S और P की एनर्जी हमें पता है कि अलग अलग होती है कि नहीं, S की एनर्जी थोड़ी कम होती है, P की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी नियरली सेम है, जैसे कि मैंने आपको बताया था इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग सेम और नियरली सेम एनर्जी, तो इनके एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, इसलिए इनका हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। इनका हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो 2 नए सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स बन गए। इन दोनों ऑर्बिटल्स का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा SP और इसका नाम होगा SP, ठीक है, दोनों का नाम क्या होगा, इसका नाम SP, इसका नाम SP, 2 कंबाइन हुए तो 2 बन गए। इन दोनों की एनर्जी, अब देखो यहाँ पे मैंने दोनों को अलग अलग लिखा था, यहाँ पे मैंने दोनों को क्या कर दिया है, साथ में लिखा है, क्यों, क्योंकि इनकी एनर्जी सेम है। हम P को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है कि इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, ठीक है, तो इन दोनों की एनर्जी सेम है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, दोनों को साथ में लिखा है, ठीक है। तो ये कैसा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ये हो गया है SP हाइब्रिडाइजेशन, इसका नाम क्या हो गया है, SP हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, SP हाइब्रिडाइजेशन। इज दिस क्लियर। अब देखो ये जो ऑर्बिटल है एक, इस एक ऑर्बिटल में S का भी कुछ कैरेक्टर है और कुछ पार्ट P का भी है कि नहीं, थोड़ा सा कैरेक्टर S का है, थोड़ा सा कैरेक्टर P का है, दोनों के 50-50% कैरेक्टर्स होंगे, यस और नो, आधा S का कैरेक्टर होगा, आधा P का कैरेक्टर होगा, तो इस हाइब्रिडाइजेशन में 50% S कैरेक्टर होता है और 50% P कैरेक्टर होता है, ठीक है, 50% S कैरेक्टर, 50% P कैरेक्टर। बात करते हैं इनके शेप की। अब देखो इनका शेप कैसा होगा भाई, S का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, और P का शेप कैसा होता है, डम्बल। इन दोनों ने आपस में कंबाइन कर लिया, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो जो नया शेप बन के आता है वो ऐसे आता है, ये समझ में है, ये है आपका S, ये है आपका P, S स्फेरिकल और ये P डम्बल शेप। तो ये दोनों जब आपस में कंबाइन करेंगे तो इसका ये वाला एक डम्बल आपस में स्फेरिकल के साथ कंबाइन कर लेगा, S ऑर्बिटल के साथ कंबाइन कर लेगा, तो ये एक वाला पार्ट जो है वो आपका, उसका साइज जो है वो बड़ा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका शेप दिखाते हैं, एक पार्ट बड़ा हो गया है और एक पार्ट छोटा रह गया, ठीक है। सो ये है SP हाइब्रिडाइजेशन। अगला SP हाइब्रिडाइजेशन के बाद हम बात करते हैं SP2 हाइब्रिडाइजेशन। SP2 हाइब्रिडाइजेशन आप लोग समझ गए होंगे कैसा होगा, SP2 में एक S होगा और 2 P होंगे, ठीक है, तो S और ये P, 2 P हैं,
ठीक है, दोनों आपस में कंबाइन किए, अब क्या होगा, 3 ऑर्बिटल्स कंबाइन किए थे, इसलिए 3 न्यू सेट्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल बी फॉर्म्ड। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा sp2, इसका नाम होगा sp2, इसका नाम होगा sp2, sp2 sp2 sp2। मतलब क्या हुआ, एक में 1/3 पार्ट s का है और 2/3 पार्ट p का है। मतलब क्या हुआ, 1/3 का मतलब 33.33% s कैरेक्टर है, हाँ s कैरेक्टर है, और 66.66% आप मान लीजिए कि p कैरेक्टर है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। शेप इन सबका शेप यही होगा, ठीक है, s वाला आपस में p के साथ कंबाइन करेगा तो दिस विल बी द शेप। नेक्स्ट थर्ड पार्ट करते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और यही हमारे सिलेबस में sp2 और sp3, बस इतने ही हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। बाकी जो इसके आगे के हाइब्रिडाइजेशन है, जैसे कि sp3, अब p3 तो खत्म हो गया, ठीक, p के तीनों ऑर्बिटल्स खत्म हो गए, अब अगला हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3d, उसके बाद क्या आएगा, sp3d2, ठीक है। इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन बढ़ेंगे। खैर ये हो गया। अब इसमें क्या होगा, एक s और p कितने, 3p, ठीक है, एक s और 3p, तो ये है s और ये है p3 मतलब कि 3 ऑर्बिटल्स ऑफ p। ना इसमें कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे, 4, नेचुरली 4 कंबाइन हुए तो 4 बनेंगे। इन सब का नाम क्या होगा, sp3 और sp3। इसमें देखो, इसमें हर एक ऑर्बिटल में 1/4 पार्ट s का है और 3/4 पार्ट p का है। 1/4 का मतलब 25% आपका s कैरेक्टर है और 75% आपका p कैरेक्टर है। शेप सेम, शेप भी इसका सेम हो जाएगा। इज दिस क्लियर? ठीक है। अब इसके आगे मैंने आपको बताया कि इसके आगे आपका हाइब्रिडाइजेशन नेक्स्ट क्या होगा, sp3d, उसके आगे क्या होगा, sp3d2, ठीक है, विच इज़ नॉट इन आवर सिलेबस इन क्लास 11th। तो इतना आपके क्लास 11th के कोर्स में है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया हाइब्रिडाइजेशन। अब थोड़ा सा और पिक्चर क्लियर हो गई होगी हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो आप हाइब्रिडाइजेशन से इस तरीके से भी समझ सकते हो कि इंटरमिक्सिंग हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मान लीजिए कि 2 तरीके के लड्डू हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक है बेसन का लड्डू और आपके पास 3 है, मान लीजिए sp3 का एग्जांपल ले रहे हैं हम, आपके पास एक है बेसन का लड्डू और आपके पास 3 है मोतीचूर के लड्डू, यस 3 है आपके पास मोतीचूर के लड्डू, ठीक है। अब आपको जो है मोतीचूर पसंद है और मुझे बेसन की पसंद है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेकिन मुझे बेसन के भले पसंद है लेकिन मुझे मोतीचूर भी खाना है, आपको मोतीचूर भले पसंद है लेकिन आपको खाना दोनों है। तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, हम तीनों लड्डुओं को फोड़ देते हैं, चारों को, ठीक है। 4 लिए थे, 3 मोतीचूर के और एक बेसन का, सबको फोड़ दिया हमने। फोड़ के हमने क्या कर दिया, सारा सब मिक्स कर दिया और हम लोगों ने नए 4 सेट्स ऑफ लड्डू बना लिए हैं, ठीक है। सबको अच्छे से मिक्स कर दिया और नए 4 सेट्स ऑफ लड्डू बना लिए हैं। अब इन चारों लड्डुओं में थोड़ा सा मोतीचूर का पार्ट होगा और थोड़ा सा बेसन का पार्ट होगा, क्योंकि बेसन एक ही लड्डू था, बेसन का एक ही लड्डू था स्टार्टिंग में, इसीलिए जब नए ऑर्बिटल्स या नए लड्डू बनेंगे उसमें बेसन की क्वांटिटी कैसी होगी, कम होगी, और मोतीचूर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। पर ये एकदम नए हैं, इन सब में इन सब का टेस्ट अलग अलग था, इसका अलग था, इसका अलग था, इसकी एनर्जी अलग, इसकी एनर्जी अलग, थोड़ा सा डिफरेंस था। लेकिन अब जब नए लड्डू हमने बनाए हैं उनका टेस्ट एग्जैक्टली सेम होगा, चारों का टेस्ट एग्जैक्टली सेम, चारों की एनर्जी एग्जैक्टली सेम। सो दिस इज हाउ यू कैन रिलेट हाइब्रिडाइजेशन एंड अंडरस्टैंड इट बेटर। सो प्लीज राइट दिस डाउन। नाउ लेट अस डू एग्जाम्पल्स ऑफ एवरी टाइप, ठीक है। हर टाइप का हम आपको एग्जाम्पल करा देंगे, ठीक है। इसको लिख लीजिए, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं आगे। अब 1 बाय 1 हम सबके एग्जाम्पल्स लेंगे, ठीक है। sp का सबसे पहले करते हैं, उसके बाद फिर sp2 का, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये पहला एग्जाम्पल है sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, BeF2, ठीक
ठीक है, BeF2 विल बी द एग्जाम्पल। अब देखो BeF2 का एग्जाम्पल कैसे आपको हाइब्रिडाइजेशन ड्रॉ करना है, ठीक है, उसको ध्यान से समझिएगा। BeF2 में बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4 का मतलब 1s2 2s2 2p0, 1s2 2s2 2p0। p में तो कोई ऑर्बिटल नहीं, लेकिन हमें p की ज़रूरत पड़ेगी इसलिए मैंने p मेंशन किया है यहाँ पर। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर सकती हूँ, ये है मान लीजिए कि एस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करने हैं। आउटर मोस्ट शेल मतलब कि ये पहला शेल है, ये दूसरे शेल है, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स, इनके ऑर्बिटल्स को हम ड्रॉ करते हैं। तो ये है पहला, ये हो गया 2s2 और ये हो गया 2p, फिलहाल 0 है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस स्टेट को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, स्टेट को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। इलेक्ट्रॉन जहाँ है वहाँ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पोजीशन पे कोई चेंज नहीं आया है। अब क्या होता है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाता है। ये आप लोगों को पता ही है कि एक्चुअली होता क्या है कि जब बॉन्ड बनाने का टाइम आता है, ठीक है, अभी बेरिलियम अभी अकेला है लेकिन वो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने की तो तैयारी कर रहा है। तो जब बॉन्ड बनाने का टाइम आता है तो उस टाइम किसी भी एटम की एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है, एटम की एनर्जी बढ़ जाती है बनाते वक्त। पर जैसे ही बॉन्ड बन जाता है उसके बाद काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाती है। क्योंकि एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रिलीज होगी इसलिए एटम स्टेबल हो जाता है बॉन्ड बनाने के बाद, ठीक है, लेकिन बॉन्ड बनाते वक्त एनर्जी बढ़ जाती है। तो अभी वो बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, बनाने की तैयारी कर रहा है, ठीक है, बनाने जा रहा है, तो इस वक्त इसकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ी हुई होगी। तो एनर्जी बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जंप कर जाएगा। S2s की एनर्जी 2p के से थोड़ा सा कम होगी तो हायर एनर्जी में जंप कर गया। एंड नाउ फाइनल सिचुएशन ये हो गया, ये 2s1 और 2p1, ठीक है। अब ये कौन सा स्टेट आ गया है, इसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, एक्साइटेड हो गया है इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा कौन है हमारा, फ्लोरीन। फ्लोरीन की भी बात कर लें। फ्लोरीन मतलब कि 9 मतलब 1s2 2s2 2p5, है ना, 9 मतलब 1s2 2s2 2p5। इसकी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स बना लें हम लोग ज़रा, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल से मतलब है अंदर वाला शेल तो पार्टिसिपेट ही नहीं करना। तो ये हो गया हमारा 2s2 2p5, ये हो गए हमारे p के ऑर्बिटल्स, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे इसका, इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। 2s और 2p यानी कि s का और p का, सॉरी s का और p का आपस में क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन। जब इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन हुआ, जो दो नए सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स बने उनका नाम क्या हो जाएगा, sp, है ना, 2 3 नहीं लगाना है, बस खाली sp और ये sp। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। एक s और एक p आपस में कंबाइन कर गए, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है। अब ये f आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका भी खाली है भाई, इसको भी फुलफिल्ड होना है और इन दोनों को फुलफिल्ड होना है। बेरिलियम के पास 2 जगह है इलेक्ट्रॉन, नए इलेक्ट्रॉन्स के आने के लिए, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, लेकिन फ्लोरीन के पास एक ही है, इसलिए बेरिलियम 2 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। एक फ्लोरीन यहाँ पर और दूसरा फ्लोरीन यहाँ पर, एक फ्लोरीन यहाँ, दूसरा फ्लोरीन यहाँ, और ये स्ट्रक्चर बन जाएगा BF2, ठीक है। BF2 की मॉलिक्यूल बन गया। अब इसका जगह अगर हमें स्ट्रक्चर बनाना होगा, ज्योमेट्री बनानी होगी, तो मान लीजिए कि ये है B के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है, ऐसे बनाया था ना, याद करिए, ऐसे बनाया था, है ना, एक साइड बड़ा और एक साइड छोटा। तो ये है B के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और ये रहा दूसरा, है ना, एक इस तरफ एक इस तरफ, भाई 2 ऑर्बिटल्स है ना, तो एक sp इधर, एक sp, इस ऑर्बिटल का नाम क्या है, sp, और इसका नाम क्या है, sp। फ्लोरीन आ रहा है अपने p ऑर्बिटल के साथ, तो फ्लोरीन अपना यहाँ से p ऑर्बिटल, एक फ्लोरीन यहाँ से और एक फ्लोरीन यहाँ से। क्या इनके में कोई छोटा बड़ा होगा, नहीं, इन दोनों के दोनों ऑर्बिटल्स मतलब दोनों साइड्स बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन बेरिलियम का हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया ये,
ठीक है, एक एक्सिस पे। या आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि ये है बेरिलियम, ये है एक F, ये है एक F, एक तरफ से एक F, एक तरफ से एक F। इनकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी? लीनियर। इस ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं? लीनियर बोलते हैं ना, इसको हम बोलते हैं लीनियर। स्ट्रेट है इसलिए लीनियर। और इनके बीच का एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में जनरली आपका बॉन्ड एंगल कैसा होगा? 180 डिग्री होगा। और जो आपकी ज्योमेट्री कैसी होगी? लीनियर होगी। ज्योमेट्री कैसी होगी? लीनियर होगी। लेकिन इसमें केसेस डिफरेंट है, ठीक है, ज़रूरी नहीं हमेशा सारे, बट 95% केसेस में sp हाइब्रिडाइजेशन का एंगल 180 डिग्री एंड ज्योमेट्री विल बी लीनियर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। एक एग्जाम्पल हम लोगों ने कर लिया है sp का। अगला देखेंगे हम sp2 का, इसको लिख लो। नाउ अब अगला हाइब्रिडाइजेशन हम करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसका एग्जाम्पल आपका हो गया bf3। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया है bf3। तो अगला हाइब्रिडाइजेशन है हमारा sp2 सेकेंड। sp2 एग्जाम्पल bf3। ठीक है, बोरॉन। बोरॉन मतलब कि 5, 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1। तो ग्राउंड स्टेट ज़रा बनाइए इसका। ग्राउंड स्टेट खुद से भी साथ साथ में बनाते रहिए। तो ग्राउंड स्टेट में आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे हम। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ये आपका 2s2 हो गया, ये आपका 2p1 हो गया। अब क्या होगा? जैसे ही बॉन्ड बनाना हो, देखिए 3 फ्लोरीन है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके नेक्स्ट ऑर्बिटल में भेजना है? ये पता कैसे चलेगा? ये पता ऐसे चलेगा कि बोरॉन पे यहाँ पे सिर्फ एक जगह खाली है, लेकिन फ्लोरीन कितने आने हैं? 3। तो 3 तो तभी आ पाएंगे जब इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्साइट हो जाए। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगी? एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी ये। ठीक है, ये 2s1 हो गया, ये 2p2 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपकी एक्साइटेड स्टेट, राइट? दिस इज द एक्साइटेड स्टेट। अब बगल में फ्लोरीन का भी देख लें। फ्लोरीन है, फ्लोरीन मतलब कि 9, 1s2 2s2 2p5। ठीक है, ड्रॉ करिए ज़रा इनके ऑर्बिटल्स को। ये हो गया, मतलब कि इसके पास एक ऑर्बिटल में हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यही हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ के बॉन्ड बना लेंगे। इनका हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इनका हो गया 1s और 2p का हाइब्रिडाइजेशन हो गया। सारी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर हो गई। देखो, बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जीज का बराबर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हो गया, इसका नाम sp2 sp2 sp2। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। sp2 ऑर्बिटल्स नए तैयार हो गए हैं। यहाँ पे एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन। ठीक है, ये फ्लोरीन अपने अपने हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स को लेके आएंगे, इनके साथ बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, आई होप दिस क्लियर। सिंपल सी चीज़ है। बात करते हैं अब ज्योमेट्री की। ठीक है, अब देखिए ज्योमेट्री इसकी कैसी बनेगी। ये है, मान लीजिए कि बोरॉन, ये इसका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2, ये इसका दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये इसका तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये अभी मैंने बोरॉन बनाया। ठीक है, बोरॉन इज अंडरस्टूड। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विद पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, और ये रहे वो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स sp2, एक sp2, एक sp2। इन सब के पास क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन है ना? इन सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब आ रहा है तीनों के पास फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का एक p ऑर्बिटल ये रहा। ठीक है, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गई। दूसरा p ऑर्बिटल ये रहा, ओवरलैपिंग हो गई। तीसरा p ऑर्बिटल ये रहा, ओवरलैपिंग हो गई। तो ये है फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। ठीक है, किस तरीके का ज्योमेट्री बनी है यहाँ पर? इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं, ये इस तरीके से बनी है। देखिए ये F F F। ठीक है, इनके बीच का एंगल कितना होगा? 120 डिग्रीज। ठीक है, मैक्सिमम दूरी पे रहना है। ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ओवरलैपिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर्स। इनको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, बॉन्ड पेयर, जैसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वैसे ही बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स यानी कि यहाँ पे ये, ठीक है, बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में ये रहे बॉन्ड पेयर, इनको मैक्सिमम दूरी पे होना चाहिए और मैक्सिमम दूरी 120 डिग्रीज पे ही अटेन होगी, मतलब मैक्सिमम दूरी और मिनिमम रिपल्शन सबसे कम हो। तो 120 डिग्री सेल्सियस कह रहे 120 डिग्री एंगल पे ही मैक्सिमम दूरी आपको मिलेगी। इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, ट्रायंगल है तो ये ट्राइगोनल प्लेनर इस ज्योमेट्री का नाम है, ठीक है। दिस इज BF3, राइट दिस डाउन। ऑलराइट, अब अगली बात करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जो कि इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन आपके अक्सर इसी से आते हैं, ठीक है, इन्हीं की ज्योमेट्री बनाने के लिए और इन्हीं की बॉन्ड एंगल निकालने के लिए, ठीक है। जितने भी कंट्रोवर्सीज हैं सब इन्हीं में हैं, ठीक है। तो अब हमारा अगला होगा थर्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब इसके मैं आपको 3 एग्जाम्पल बताऊंगी, एक CH4 बताएंगे, एक H2O बताएंगे और एक आपका NH3 बताएंगे, तीनों बताएंगे। तीनों एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले CH4 देखते हैं, सबसे आसान। तो CH4 मतलब कि कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया 6, है ना, यानी कि 1s2 2s2 2p2, ठीक है, 1s2 2s2 2p। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स बना लें यहाँ पर, ये है s के इलेक्ट्रॉन्स और ये रहे p के इलेक्ट्रॉन्स, ये, ठीक है, s के इलेक्ट्रॉन्स हो गए और ये p के इलेक्ट्रॉन्स। ये आपका हो गया है ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ये कौन सा स्टेट हो गया है, दिस इज द ग्राउंड स्टेट। अब आपको दिखाई दे रहा है कि H4 है, मतलब कि 4 हाइड्रोजन को आके बॉन्ड बनाना है तो 4 जगह तो खाली होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही जगह खाली है। तो 4 जगह खाली करने के लिए आप क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दीजिए। ये 2s2 के इलेक्ट्रॉन्स है, ये 2p2 के इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे इसको एक्साइट कर दीजिए। तो अब क्या बनेगा, अब हो जाएगा ये एक इलेक्ट्रॉन सब में, ठीक है। तो ये 2s1 हो गया और ये 2p3 हो गया, ठीक है। दिस इज योर एक्साइटेड स्टेट, ये अब क्या बन गया है, एक्साइटेड स्टेट। अब इन सब का हाइब्रिडाइजेशन करा दो, ठीक है भाई, चारों का हाइब्रिडाइजेशन कराओगे तभी तो चारों हाइड्रोजन आ पाएंगे। चारों का हाइब्रिडाइजेशन करा दिया हमने। अब यहाँ पर जब हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो 4 न्यू सेट्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। एवरी हाइब्रिड ऑर्बिटल विल हैव 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन सबके पास हो गए। इनका नाम क्या होगा, ये sp3 है, इसका sp3 और ये sp3। यहाँ पे हम हाइड्रोजन की भी बात कर लें। अब देखो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, सिंपल सा इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s1, एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन कैसा है, s का है, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पर बॉन्ड बनाने के लिए, एक हाइड्रोजन इधर इधर और ये इधर, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन आके यहाँ पर बॉन्ड बनाने लग गए, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसकी ज्योमेट्री की बात करते हैं, ठीक है, ज्योमेट्री इज इम्पॉर्टेंट। अब इसमें क्या होगा, देखो ये है कार्बन के चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पहले हम बना लें। देखो ये रहा पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, ये रहा दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये रहा तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये रहा मान लो चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ये बड़ा एक पार्ट और एक पार्ट छोटा, तो वो मैंने यहाँ पर बना दिया, ठीक है। इन सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये देखो एक इलेक्ट्रॉन सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन था। अब क्या हो गया, हाइड्रोजन आ रहा है चारों के पास, चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बाद एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर, तो ये आ गया हाइड्रोजन, s है ना हाइड्रोजन तो, है ना, तो ये हो गया एक, ये हो गया एक और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके, ये हो जाएगा ये, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हुआ, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ने 4 हाइड्रोजन एटम के साथ ओवरलैपिंग कर ली है और CH4 बन गया है। CH4 का अगर मैं इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें इनके बीच का एंगल कितना होगा, तो ध्यान रखना इनके बीच का एंगल होगा 109 डिग्रीज 28 मिनट्स, 109 डिग्रीज 28 मिनट्स, ठीक है। ये हो गया आपका बॉन्ड एंगल,
ठीक है, इस बॉन्ड एंगल पे रिपल्शन इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में मैक्सिमम होगा, जैसे रिपल्शन मिनिमम होगा, दूरी मैक्सिमम होगी। जैसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये आपस में बहुत पास आ जाएंगे और रिपल करने लगेंगे, इसीलिए क्या करते हैं, इनको दूरी पे रखते हैं। कितनी दूरी पे? 109 डिग्री 28 मिनट्स की दूरी पर रखते हैं हम, ठीक है। ये जो ज्योमेट्री बनी है इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसको हम क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और CH4 की प्रॉपर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। बाकी जो एग्जांपल्स है यहाँ पर थोड़ा थोड़ा गड़बड़ होने लगेगा, वो गड़बड़ क्यों होगा, कैसे होगा, उसके बारे में बात करेंगे। इसको लिख लीजिए। आई होप दिस इज क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई इट इन माई नेक्स्ट वीडियो और इन द कमेंट्स इटसेल्फ। प्लीज राइट दिस डाउन। Alright, so now let us do the next example। इसी का अगला एग्जाम्पल, अगला हम करेंगे NH3। पहले NH3 करेंगे, उसके बाद H2O पे आते हैं, ठीक है। NH3 में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हो गया है 7, ठीक है, 7 हो गया, ठीक है। ज़रा अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लोग तब तक बनाइए अपनी कॉपी में। अगला है हमारा नाइट्रोजन मतलब कि 7, 1s2 2s2 2p3, ठीक है, 1s2 2s2 2p3। अब देखो इसका आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हम बनाते हैं। ये रहा आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, ये देखो 1s2 में मतलब कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2 हो गया, और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया 2p3। ये आपका ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, ये दिस इज द ग्राउंड स्टेट। नाउ इसमें 3 ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड है, यानी कि जगह खाली है 3 हाइड्रोजन को आने के लिए, ठीक है। ये हम बना रहे हैं NH3 का, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, हम NH3 बना रहे हैं। तो NH3 में 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन के लिए जगह खाली है ऑलरेडी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कराएंगे आप? नहीं एक्साइट कराएंगे, और करा भी नहीं सकते। क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि इसके पास ऑर्बिटल ही नहीं है आगे, इसके पास आगे ऑर्बिटल्स ही नहीं है, तो अब एक्साइट कहाँ कराओगे, ठीक है। तो एक्साइटमेंट, कोई एक्साइटमेंट इलेक्ट्रॉन्स की नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है, कोई एक्साइटेड स्टेट में नहीं जंप करेगा। यहीं पे कहानी खत्म हो जाएगी। 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन के लिए जगह खाली है। हाइब्रिडाइजेशन जब होगा तो S भी इन्वॉल्व होगा, क्योंकि P में, सिर्फ P में हाइब्रिडाइजेशन तो हो ही नहीं सकता, तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें S को लेना पड़ेगा। तो जब हाइब्रिडाइजेशन की बात होगी तो हमारा S भी आएगा और P भी आएगा। तो जो नए सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे? उनका नाम होगा sp3 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 sp3, ठीक है। इसमें sp3 में A में से एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड है, 3 ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, यही तो बात है, ठीक है, ओके। अब ये जो हाइड्रोजन है वो एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके आ जाएगा, बॉन्ड बना लेगा। ये जो है ये हाइब्रिडाइजेशन में तो इन्वॉल्व है ये ऑर्बिटल, बट क्या वे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है? नहीं। तो ऐसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग आर कॉल्ड लोन पेयर्स, ठीक है। इन्हीं को हम बोलते हैं क्या? लोन पेयर्स। तो लोन पेयर्स क्या हो गए? लोन पेयर्स का मतलब इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पेयर में रहेंगे, ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। तो नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक सेट ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इनके ऑर्बिटल्स अगर हम बनाएं तो देखो, ऑर्बिटल मैं बार बार नहीं बनाऊंगी, मैं डायरेक्टली आपको स्ट्रक्चर बना के दे रही हूँ, ठीक है। ये 3 हाइड्रोजन इस तरीके से, ठीक है, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रही हूँ। 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन को हमने यहाँ लगा दिया, और यह रहा आपका लोन पेयर, ठीक है, ये लोन पेयर वाला ऑर्बिटल, और ये रहे आपके लोन पेयर। आप चाहें तो लोन पेयर को ऐसे बनाएंगे, अगर आप ऐसे बनाओगे तो आप ज्योमेट्री समझ पाओगे, अदरवाइज लोन पेयर को हम सिंपली ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे भी चलता है, पर क्योंकि हमें ज्योमेट्री भी चेक करनी है तो इसलिए हम इसको लोन पेयर्स को ऐसे बनाएंगे। किस तरह की ज्योमेट्री लग रही है आपको? टेट्राहेड्रल नहीं लग रही? जिस तरीके से CH4 में बना था वैसी ही है, तो इसकी ज्योमेट्री कैसी है? टेट्राहेड्रल है।
लेकिन अगर आप इनके एंगल्स चेक करोगे, ये एंगल्स, तो ये एंगल्स CH4 जितनी नहीं होंगी। याद करो CH4 जस्ट अभी इससे पहले मैंने आपको एंगल कितना बताया, 109 डिग्रीज 28 मिनट्स। यही एंगल होना चाहिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में यही एंगल होता है, बट NH3 के केस में ये एंगल नहीं होता। एंगल कितना हो जाता है, 107 डिग्रीज अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, 107, 109 होना चाहिए तो 107। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बहुत ज़्यादा रिपल्शन क्रिएट करते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है। अब रिपल्शन ज़्यादा होता है, इसकी वजह से क्या हुआ, अब इनके बीच में रिपल्शन कम है पर इसके बीच में रिपल्शन ज़्यादा है। इन दोनों के बीच में रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगा, इनके बीच में रिपल्शन कम होगा। लोन पेयर जहाँ है वहाँ रिपल्शन ज़्यादा होने लगता है। तो लोन पेयर क्या करता है, इन बॉन्ड एंगल्स को अपने से दूर करता है। रिपल्शन कम करना है ना, तो दूरी बढ़ानी पड़ेगी, तो ये दूर करता है अपने इलेक्ट्रॉन, और दूर करने की वजह से ये जो बॉन्ड्स है ये क्या करते हैं, हल्के हल्के नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। जब ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं तो जो एंगल पहले 109 होना चाहिए था वो अब कम होकर कितना हो गया, 107 डिग्रीज। तो बेसिकली ये जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है ये एक्चुअल में टेट्राहेड्रल नहीं है, ये कैसी है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। डिस्टॉर्टेड मतलब कि बिगड़ा हुआ है। टेट्राहेड्रल होना चाहिए था बट टेट्राहेड्रल बिगड़ गया है लोन पेयर्स की वजह से। इज दिस क्लियर? प्लीज़ राइट दिस डाउन। अब NH3 हो गया है। अब अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं H2O का। ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको समझ में आ गया है। दीज आर दोज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। ठीक है, डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। अच्छा, अब हम लोग ज़रा NH3 मिटा दें। ठीक है, अब बात करते हैं H2O की। ठीक है, बात करते हैं H2O की। ठीक है, H2O में देखो ऑक्सीजन सेंटर एटम होगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 यानी कि 1s2 2s2 2p4। ठीक है, 1s2 2s2 2p4। अब इसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स बना लो भाई, 1s2 और ये 2p4, ये हो गए इसके। ठीक है, दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं और हाइड्रोजन कितने हैं, 2। क्या हमें यहाँ पे कोई एक्साइटमेंट करने की ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन की? नो। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट दूसरे शेल में नहीं होगा। 2 जगह खाली चाहिए थी, 2 जगह 2 हाइड्रोजन के लिए खाली ऑलरेडी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इनका क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन, sp3। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसमें। ठीक है, जिसमें से 2 ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड हैं और 2 ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हैं। ठीक है, इनका नाम क्या होगा, सबका नाम sp3 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 और sp3, और सब में एक एक हाइड्रोजन यहाँ पर आके एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, एक एक, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ थोड़ी होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे। ठीक है, जो खाली वाले हैं उनमें एक एक हाइड्रोजन आके एडजस्ट हो जाएगा। ये जो 2 सेट्स ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? नहीं। क्या ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हाँ। तो ऐसे सेट्स ऑफ ऑर्बिटल जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बट हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम क्या बुलाते हैं, लोन पेयर। यानी कि ऑक्सीजन के पास कितने सेट्स ऑफ लोन पेयर्स हैं? 2 सेट्स ऑफ लोन पेयर्स हैं। तो इसको जरा ड्रॉ करेंगे तो ये रहा ऑक्सीजन, ये एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन, ये रहा इसके 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये ज्योमेट्री जो है ये टेट्राहेड्रल ही है। ठीक है, देखने में बहुत अजीब सी लग रही है पर ये टेट्राहेड्रल है, डिस्टॉर्टेड है ये। ठीक है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है। डिस्टॉर्टेड मतलब कि बिगड़ गई है ये टेट्राहेड्रल। अब यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो एक्चुअल में टेट्राहेड्रल की वजह से कितना होना चाहिए था, 109 डिग्रीज 28 मिनट्स। 109 डिग्रीज 28 मिनट्स इतना होना चाहिए था, बट क्योंकि यहाँ पे 2 लोन पेयर आ गए, अब ये लोन पेयर भी इसको ढकेल रहा है, ये लोन पेयर भी इसको ढकेल रहा है, ये दोनों लोन पेयर आपस में एक दूसरे को ढकेल रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड एंगल है ये रिड्यूस हो जाता है। कितना हो जाता है, 105 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, 105 डिग्रीज के आसपास इसका वाटर का बॉन्ड एंगल हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो हमने क्या समझा कि हमने ये समझा कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री बनती है वो जनरली टेट्राहेड्रल बनती है। ऑलराइट, सो अब हम लोगों ने sp3 हाइब्रिडाइजेशन के 3 मेन एग्जांपल्स कर लिए हैं। ऑल्दो हमारा सिलेबस यहाँ कंप्लीट हो गया है हाइब्रिडाइजेशन का, बट इसके आगे
के जो दो हाइब्रिडाइजेशन जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि sp3 के बाद sp3d और sp3d2 आता है, उसके भी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देती हूँ। sp3d2 करते हैं पहले, दिस इज नंबर 4। sp3d, पहले sp3d करते हैं। sp3d में देखिए, sp3d में एक s है, 3 p है और एक d है, यानी कि टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो गए? 5 है कि नहीं? 5 ऑर्बिटल्स हो गए, एक s का, 3 p का और एक d का, 3 2 5, 5 ऑर्बिटल। 5 ऑर्बिटल्स यानी कि एग्जाम्पल्स के तौर पर PCl5, यानी कि 5 नए एटम्स आएंगे यहाँ पर बॉन्डिंग करने के लिए। तो इसका एग्जाम्पल हो गया PCl5। PCl5 की ज्योमेट्री कैसे बनती है? देखिए, PCl5 की ज्योमेट्री इस तरह की बनती है। यहाँ पर एक ट्रायंगल होगा और ऊपर एक क्लोरीन, नीचे एक क्लोरीन। ये जो ट्रायंगल मैंने बनाया है ये प्लेनर है और ऊपर प्लेन के ऊपर एक क्लोरीन, नीचे एक क्लोरीन। इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। तो ये कुछ इस तरीके से है, मैं आपको ये बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक प्लेन है, यहाँ पे एक क्लोरीन इस तरीके से, एक क्लोरीन इस तरफ और एक क्लोरीन इस तरफ। ठीक है, 1 2 3 इस तरीके से 3 क्लोरीन, एक क्लोरीन ऊपर और एक क्लोरीन नीचे। तो एक प्लेन में 3 क्लोरीन, एक ऊपर और एक नीचे, 5 क्लोरीन्स। और ज्योमेट्री क्या हो गई है? ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। एक और देख लेते हैं, 5th sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो sp3d2 में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? एक s, 3 p और 2 d के, यानी कि 6 ऑर्बिटल्स यहाँ पर होंगे, 6 ऑर्बिटल्स। एग्जाम्पल sf6, ठीक है, sf6। सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है मैक्सिमम, तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? इस तरीके से, एक f इधर, एक f इधर और एक f इधर। ये 4 f हो गए हैं। ये एक तरीके का स्क्वायर बना लेंगे आपस में, ठीक है। एक f ऊपर और एक f नीचे, राइट, एक f ऊपर और एक f नीचे। अब ये जैसे यहाँ पर ट्रायंगल एक प्लेन पे था, ऊपर एक क्लोरीन नीचे एक क्लोरीन, ऐसे ही एक प्लेन पे यहाँ पे स्क्वायर है, ऊपर एक फ्लोरीन और नीचे एक फ्लोरीन। इसका नाम क्या है? दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल। इस ज्योमेट्री का नाम क्या है? ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आज हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन की मेन चीज़ें कवर कर ली है और यहाँ पे मैं वीडियो वाइंड अप कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी कि कैसे आप किसी के फॉर्मूले को देखकर हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, या अगर आपको उसका स्ट्रक्चर पता है तो आप किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन उसका निकाल सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then please hit the like button. Thank you for watching this video. Thank you and bye bye.